दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सल्तनत कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सल्तनत कालीन जितने भी राजनीतिक युद्ध हुए थे सभी को कवर किए हैं, सभी डायनेस्टी को, सभी वंश को, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को सभी को कवर कर लिए हैं। लेकिन कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड जितने भी पॉइंट छूट गए थे इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। बिहार JTET के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। साथ ही सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। साथ ही झारखंड स्पेशल के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं। दोस्तों बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। दिल्ली सुल्तानों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कैसी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था? तो स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन का प्रधान कौन होता था? तो ये सुल्तान माना जाता था। दिल्ली सुल्तानों की राज्य सत्ता का मूल स्रोत क्या था? तो इसका मूल स्रोत था सैन्य शक्ति। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत कालीन प्रशासन में वे 4 प्रमुख मंत्री कौन थे जिनके ऊपर सल्तनत का संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ था? ये दीवान-ए-विजारत, दीवान-ए-अर्ज, दीवान-ए-इंसा और दीवान-ए-रसालत। सल्तनत की केंद्रीय सरकार में कौन अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता था? तो नायब-ए-मुल्क सबसे बड़ा ओहदा रखता था। सल्तनत काल में राज्य का प्रधानमंत्री कहलाता था वजीर। किस इतिहासकार ने लिखा है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व तो व्यर्थ है? तो ये बर्नी ने लिखा है। वजीर का कार्यालय क्या कहलाता था? तो ये दीवान-ए-वजारत कहलाता था। दिल्ली सुल्तानों के राज परिवार के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे वकील-ए-दर कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के 3 सबसे प्रमुख अंगों इक्ता, सेना, मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने ही किया था। किसने सुल्तान इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का कार्यवाहन किया था? तो निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी ने प्रधानमंत्री का कार्यवाहन किया था। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? तो ये इल्तुतमिश का वजीर था। सल्तनत काल में किसे रावत-ए-अर्ज की पदवी दी गई थी? तो ये इमादुल मुल्क को दी गई थी। राजा देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, यह कथन बलबन का अपने पुत्र बुगरा खां के प्रति। बलबन द्वारा शासक पद की शक्ति और प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने के लिए कौन से उपाय किए गए? उसने अपने को पौराणिक नायब अफरासियाब का वंशज होने का दावा किया। उसने ईरानी दरबार के शिष्टाचार के तरीकों का अनुसरण करने अपने दरबार में किया था। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति पर किया था? तो ये फारसी पद्धति पर किया था। बलबन द्वारा कौन सी प्रथाएं चलाई गई थी? दोस्तों इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन ने सिजदा, दंडवत और पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया था। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर, वो कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी था। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। दीवान-ए-रियासत नामक पद का सृजन अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। कौन से अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित थे? तो दीवान-ए-रियासत, वरीद-ए-मंडी और शहना-ए-मंडी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रण नियुक्त किया था, तो मलिक काबुल को नियुक्त किया था। दीवान-ए-मुस्तराज विभाग की स्थापना किस लिए की गई थी? तो बकाया लगान की वसूली के लिए की गई थी। किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए की गई? दीवान-ए-मुस्तराज। दीवान-ए-मुस्तराज के किस विभाग से संबंधित था? तो ये भू राजस्व विभाग से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत में सोहना नामक अधिकारी का क्या अर्थ था? तो पुलिस विभाग का पर्यवेक्षण। किस सुल्तान ने अमीरों के मध्य समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिबंध लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जो सही कथन है इसमें भू राजस्व की वृद्धि की थी, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया और मद्य निषेध लागू किया। किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष था? तो तुगलक वंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष था।
वली और अमीर पदों को किसने पृथक किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक किया था। किस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विभाग की मंत्रालय की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत वली कौन थे? वो तो वली प्रांतीय गवर्नर कहलाते थे। अमीर सदा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत दीवान कोही का विभाग किस तरह के कार्य की देखरेख करता था? तो कृषि से संबंधित कार्य की देखरेख करता था। दिल्ली सल्तनत में मुस्तौफी मुमलिक का कार्य किसे संबंधित था? तो ये लेखा परीक्षक से संबंधित था। दीवान इंसा किस विभाग से संबंधित था? तो ये पत्राचार विभाग से संबंधित था। कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था? तो दीवान इंसा। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता था? तो दाबीर मुमलिक कहलाता था। सल्तनत काल के किस शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित विभाग दीवान खैरात, दीवान बंदकान और दारुल सफा। दासों के रखरखाव के लिए किसने अलग विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किस सुल्तान ने विवाह विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने विवाह विभाग की स्थापना की थी। कौन सा पद दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है? ये वरीद करता है। वरीद किसे कहते हैं? ये कहते हैं सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को कहते हैं वरीद। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो ये वरीद मामली कहलाता था। अलम खाना किस विभाग से संबंधित था? तो ये पताकाओं से संबंधित विभाग था। सल्तनत कालीन अधिकारियों का ऊपर से नीचे का क्रम तो नायाब, सुल्तान, सिकदार और आमिल ये क्रम है। लोदियों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो यह आधारित था अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। किस सुल्तान ने तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्ति करने के लिए नायब का पद बनाया था? तो बहराम शाह ने नायब का पद बनाया था। दिल्ली सल्तनत में भूराजस्व लैंड रेवेन्यू के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता चौधरी मानी जाती थी। मुकद्दम ग्रामीण नेता थे, गांव के मुखिया कहलाते थे। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी माना जाता था। आरिज मुमलिक सैन्य विभाग दीवान अर्ज का सबसे बड़ा अधिकारी और दीवान शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी माना जाता था। दीवान रसातल विदेश विभाग का अध्यक्ष था। सदर सुदूर धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी माना जाता था। काजी उल कुजात न्याय विभाग के प्रधान अधिकारी थे और वरीद मुमलिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी माना जाता था। वकील दर सुल्तान के अंतःपुर का प्रमुख अधिकारी माना जाता था। अमीर हाजिब बारबक दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी था। सर जहादर सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। अमीर बहर नौवहन अधिकारी होता था। अमीर मजलिस सभाओं, दावतों आदि का उत्सवों का प्रबंध करता माना जाता था। अमीर शिकार दीवान अमीर कोही शाही शिकार का प्रबंध करता, कृषि विभाग का प्रधान। कोतवाल नगर का देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। खासादार सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी था और मुस्तफी मुमलिक महालेखा परीक्षक और मुशरिफ मुमलिक महालेखाकार अधिकारी होते थे। दीवान रियासत इसके अंतर्गत बाजार नियंत्रण व्यवस्था का कार्यान्वित करने वाला अधिकारी होता था। दीवान बंदगान दासों गुलामों की देखरेख करने वाला। दीवान खैरात दान विभाग का प्रमुख अधिकारी है और दीवान इमारत लोक निर्माण विभाग का प्रमुख अधिकारी। दीवान मुस्तराज बकाया राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी। अब हम लोग सल्तनत कालीन शासकों द्वारा स्थापित विभाग पद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नायब मुमलिक प्रशासन संचालन बहराम शाह ने किया था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग बलवन। ख्वाजा आय व्यय की सही पता लगाने के लिए बलवन। दीवान मुस्तराज बकाया राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी। दीवान रियासत आर्थिक मामलों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने और परवाना नवीस परमिट देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। दीवान अमीर को ही एक कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक वली प्रांतपति को भी नियुक्त किया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें दीवान बंदगान, दीवान खैरात, दीवान इस्तिहाक, इसमें दासों की रेख और दान विभाग और पेंशन
की स्थापना की थी। वकील ए दर शाही गृहस्थी का नियंत्रक पर्यवेक्षक था। दारुल सफ़ा चिकित्सा विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। शाहना मंडी बाजार व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तानकालीन अन्य पदाधिकारी थे। आमिल साधारणतः ग्रामों में भूमि का वसूल करने वाला अधिकारी था और काजी शरा के अनुसार मुकदमों का निर्णय करने वाला न्यायाधीश होता था। कारकुन भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला था और खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। चौधरी परगना का मुख्य अफसर, वरीद समाचार वाहक, बलाहार साधारण किसान, मुकद्दम गांव का मुखिया और मैमार भवन निर्माण करने वाला इंजीनियर। सरजामदार ए सुल्तानों के वस्त्रों का मुख्य प्रबंधक, सरहंग निम्न वर्ग के एक कर्मचारी जो किसानों तथा प्रधानों के पास सरकारी आदेश पहुंचाता था। वकीलदार शाही महल सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी। खुद एक ग्राम अधिकारी, अमीर हाजिब राज्यसभा का पदाधिकारी, प्रभारी अधिकारी, मुहत्सिब नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक, नौसंदा लिपिक और मुशर्रिफ शाही कारखाना प्रभारी। सल्तनत काल में प्रदान की जाने वाली कौन सी एक पदवी आधिकारिक पदानुक्रम में सर्वोच्च थी? एक खान थी। सल्तनत काल में पैदल सैनिक कहलाते थे पायक। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। घोड़ों को दागने तथा हुलिया रखे जाने की प्रथा सुल्तान ने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत कालीन सैन्य के प्रकार थे। वे सैनिक जो सुल्तानों के सैनिकों के रूप में भर्ती किए जाते थे, इन सैनिकों को खास खेल कहा जाता था। वे सैनिक जो दरबार के सरदारों, प्रांतीय इक्तदारों आदि के द्वारा भर्ती किए जाते थे। वे सैनिक जो केवल अस्थायी रूप से युद्ध के अवसर पर ही भर्ती किए जाते थे। वे मुसलमान स्वयंसेवक जो हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सेना में शामिल होते थे। सुल्तानों के काल में सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग अश्वसेना था। दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना कहलाती थी हश्मी क्लब। वह कौन सा शासक था जिसने सैनिक को निरीक्षक लिपिक घूस देने के लिए सोने का सिक्का दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। उर्दू ए मुअल्ला से अभिप्राय शाही शिविर था। और सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था में आरिज मुमलिक सैन्य विभाग का बड़ा अधिकारी, सर ए जहांदर सुल्तान के अंगरक्षक प्रधान, अमीर आखुर असोसाला, शाहनाफील हस्ती सेना का अध्यक्ष, अमीर बहर नौकाओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी, पायक पैदल सैनिक और कोतवाल दुर्ग का अधिकारी। सैन्य का वर्गीकरण इस तरह से: हस्म एक क्लब केंद्रीय सेना, सवार एक क्लब घुड़सवारी सेना, हस्म अतरफ प्रांतीय, वजहिस स्थायी सैनिक, गैर वजहिस अस्थायी सैनिक, अमीर दह 10 सैनिकों का सेनानायक, अमीर सदा 100 सैनिकों का सेनानायक, अमीर हजारा 1000 सैनिकों का सेनानायक और अमीर तुमुन 10,000 सैनिकों का सेनानायक। सरखेल 10 घुड़सवारों का प्रधान और सिपह सालार 10 सरखेल 100 घुड़सवारों का प्रधान। न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल में राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, सुल्तान होता था। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राज्य के कानून से था। मध्यकालीन राजनीतिक विचारों द्वारा प्रतिपादित अदल सिद्धांत क्या व्यक्त करता था? तो न्याय को व्यक्त करता था। ये हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है। ये हदीस सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चलाने वाले व्यक्ति को किस रंगीन पोशाक पहननी पड़ती थी? तो लाल पोशाक। कौन सी विदेशी यात्री दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय शासन किया था? तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय शासन किया। मोहम्मद तुगलक की राजधानी परिवर्तन की असफलता का कारण नागरिकों का साथ न देना। मोहम्मद तुगलक ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, ये दौलताबाद में बनाई थी। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस समय शासक के समय सबसे अधिक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो किया गया था इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों असफल हुए? क्योंकि उन्हें गलत ढंग से लागू किया गया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो इब्न बतूता ने विस्तृत विवरण दिया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल किस शासक के काल में काजी मुगिस सदर सुदूर नियुक्त किए गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम था मूल नियंत्रण था। फिरोज तुगलक द्वारा प्रारंभ जागीरदारी प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम था वंश का पतन।
दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे? तो 5 राजवंश थे इसमें, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश थे। आईने उल मुल्क मुल्तानी ने किन शासकों के अधीन सेवा की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक के अधीन। अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सल्तनत काल के 5 प्रमुख कर थे। उन करों में था उस्र, खराज, खम्स, जकात, तरकात और जजिया था। भारत के मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता का आवंटन शुरू किया था इल्तुतमिश ने। इक्ता का अर्थ क्या होता है? तो ये सैनिक सेवा के बदले दिया जाता था। अक्ता भूमि वह होती जिसका आय सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था। दिल्ली सल्तनत में इक्ता पद्धति से संबंधित कथन क्या है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इक्ता क्षेत्रों का एक आवंटन था। निजाम उल मुल्क ने मुक्तियों की कर वसूली तथा उसमें भागीदारी लेने के अधिकार पर बल दिया। बलबन ने आदेश दिया कि अधिशेष की राशि इक्ता से सुल्तान के कोषागार में भेजी जाए। दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समानुदेशन क्या कहते थे? तो इक्ता कहते थे। इक्ता व्यवस्था से विशिष्टताएं क्या थी? इसमें इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता के एकत्रित राजस्व सैनिक रखने पड़ते थे। सल्तनत कालीन अक्ता व्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो नगद वेतन बदले किसी खास भूमि का राजस्व, अधिन्यास किसी भूभाग का अधिन्यास, परितोषक एवं सेवानिवृत्ति के वेतन के स्वरूप। इक्ता एवं इजारा के संदर्भ में जो सही कथन है इसमें, इक्ता होता है नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिए जाने वाला राजस्व नियत कार्य, और इजारा राजस्व नियत कार्य की अनुबंधात्मक पद्धति। तो स्थापत्य कला है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट जितने स्थापत्य कला उसे कवर करते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश दिल्ली में। जामा मस्जिद बदायूं में इल्तुतमिश बदायूं। और अतारकिन दरवाज़ा इल्तुतमिश नागौर में, नागौर जोधपुर में है। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया, ये दिल्ली में है। मदरसा मुइज्जी इल्तुतमिश दिल्ली में है। बलबन का मकबरा बलबन दिल्ली में है। लाल महल बलबन ये दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी भरतपुर में। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में। जहाँपनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था दिल्ली में, औलिया का मकबरा। फिरोज शाह का मकबरा फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा जूना शाह खाने शाह दिल्ली में। काली मस्जिद जूना शाह खाने शाह ये दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद जूना शाह खाने शाह ये भी दिल्ली में है। मुबारक शाह सैयद का मकबरा मुबारक शाह सैयद दिल्ली में। मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली में। सिकंदर लोधी का मकबरा इब्राहिम लोधी दिल्ली में। मोठ की मस्जिद मियाँ भुआ सिकंदर लोधी कालीन ए दिल्ली में। सल्तनत कालीन कला संगीत सल्तनत काल में चित्रकला के प्रचलन का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है बहाकी कृत गजनवी के इतिहास में। सल्तनत कालीन शासकों ने संगीत कला का संरक्षण प्रदान किया था बलबन जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण है? ये सितार है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। दक्षिण का प्रसिद्ध गायक गोपाल किस सुल्तान का समकालीन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। तुर्क अपने साथ कौन सा वाद्य ले जाते थे? तो रबाब और सारंगी। कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वयों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये सितार है। संगीत कला का प्रसिद्ध ग्रंथ गुनियाल उल मुनियास का रचना शासकों के संरक्षण में हुई थी, जौनपुर के शासकों के संरक्षण में। संगीत कला के प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर की रचना सारंगदेव ने की थी। कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक लिखी थी? तो राणा कुंभा ने संगीत पर एक पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको फिर झारखंड टीटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट
अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।